दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएससी एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल साइंस, क्योंकि इस कंपोनेंट से आपको हर साल एग्जाम में अराउंड 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि इस कंपोनेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बच्चा काफी अच्छा स्कोर कर सकता है अगर उसने अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है और फ्यूचर एग्जाम के लिए हम क्या लर्निंग ले सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक जो स्पेशल कंपोनेंट के लिए लॉन्च करी है 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की, इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में आप लोगों को अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस जैसे कंपोनेंट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एज पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न। और ये बुक एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आप लोगों की क्वालिटी रिवीजन प्रैक्टिस के लिए फॉर द एपीएफसी न्यू एग्जाम स्पेशल कंपोनेंट। और दोस्तों अगर आप पूरे कंपोनेंट्स के सभी कंपोनेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने अपनी एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है। यहाँ पर आप लोगों को मोर देन 15,000 क्वेश्चंस मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप लोगों को हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, जीएस, क्यूआरई, स्पेशल कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट्स के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं टू जज योर ओवरऑल प्रिपरेशन लेवल। आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिल रहे हैं एपीएफसी के सिंस 2002 एंड ईओ के सिंस 2017। आपको मंथली करंट अफेयर टेस्ट मिल रहे हैं टू चेक योर करंट अफेयर प्रिपरेशन। और आप लोगों को वीकली मेंटर टॉक सेशन मिल रहा है जिसके थ्रू आप हर हफ्ते हमसे जुड़ के अपने डाउट्स को, अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस टेस्ट सीरीज पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है जिसको आप ईपीएफओ 87 कूपन कोड करके अवेल कर सकते हैं। 87% का डिस्काउंट है और लिंक इस बुक को परचेज करने का और टेस्ट सीरीज को परचेज करने का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज की इस वीडियो में हम एपीएफसी 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और जनरल साइंस कंपोनेंट पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एफ्लुएंट्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉज फॉर लोअरिंग द पीएच ऑफ रिवर वाटर। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिवर वाटर का पीएच कब कम होगा, इन चारों में से किसकी वजह से पीएच कम होने वाला है। तो ये पता चल गया कि पीएच के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो पहला हमें टॉपिक पता चल गया कि किसके बारे में प्रिपेयर करना है, पीएच के बारे में। अब जरूरी नहीं है कि पीएच के बारे में ही आएगा, इससे रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं। पीएच से रिलेटेड आपके टॉपिक बनते हैं एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में। तो ये वाला टॉपिक हमारा सबसे पहला हो गया जिसे हमें फोकस करना है और ये टॉपिक है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैं आपको बताते जाऊंगी कि कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है, कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले पीएच के बारे में, तो आपका पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। यानी कि हमें हाइड्रोजन की पावर बताना है कि हाइड्रोजन के अंदर कितनी पावर है, H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एसिड में ज्यादा होता है और बेस में कम होता है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब जो पीएच स्केल है जिससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, वो पीएच स्केल आपकी होती है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक जो बीच का 7 नंबर है, जो बीच का 7 नंबर रहता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बीच का 7 नंबर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ना वो एसिडिक होता है, ना बेसिक होता है, ना उसमें ज्यादा H प्लस आयंस होते हैं, ना कम होते हैं, न्यूट्रल होता है। अगर मैं 7 से कम की तरफ जाती हूँ, 6 हो गया, 5.5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो वो क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। जब पीएच कम होता है तो वो क्या बनते जाता है, एसिड बनते जाता है। और जब पीएच ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, 7 से 14 के बीच में होता है, तो वो हमारा बेस होता है, वो अल्कलाइन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि पीएच वैल्यू लोअर होनी चाहिए। पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिवर वाटर की कम होनी चाहिए। तो रिवर वाटर की जो पीएच कम होना चाहिए, इसका मतलब हमें किसके बारे में ज्यादा फोकस करना है, एसिड के बारे में। पीएच कब कम होता है, जब वो एसिड की तरफ जाता है। 7 से कम जाता है, एसिड की तरफ जाता है, तो पीएच कम होता है। आते हैं अपने ऑप्शन में, अल्कोहल डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, बेस में होता है। अल्कोहल हमारा आ गया बेस में, तो हमें पीएच कम करना है, एसिड के बारे में बताना है, तो ये वाले ऑप्शन को आप काट देंगे। प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहां पर प्लास्टिक के कप मैन्युफैक्चर होते हैं, तो प्लास्टिक के कप जो रहते हैं, फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं, जहां पर भी मैन्युफैक्चर होते हैं, वो सारे बेस के अंदर आते हैं। तो यहां पर भी पीएच कम नहीं होगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, सोप और डिटर्जेंट में भी आपका बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें बेस होता है। ठीक है, तो जो सोप प्रिपेयर करने वाली इंडस्ट्रीज है वो भी क्या करेगी, कौन सा एफ्लुएंट बाहर निकालेगी, बेसिक एफ्लुएंट। तो ये वाला भी गलत हो गया। लेकिन जो लेड की बैटरी रहती है,
जो लीड की बैटरी रहती है उसमें कौन सा एसिड रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लीड बैटरी में कौन सा एसिड रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसका फॉर्मूला भी आपको पता रहना चाहिए, H2SO4। तो जो लीड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें से एसिड बाहर निकलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलेगा। जब वो रिवर वाटर के साथ कंबाइन होगा तो उसका पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड जो रहता है पीएच को कम करता है और बेस जो रहता है पीएच को ज्यादा करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और फोकस करना है कि कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोप? अब देखिए, सोप भी जो है, सोप जो अगर हमारा आया है वो भी एसिड बेस और सॉल्ट वाले टॉपिक से लिया गया है। एसिड बेस और सॉल्ट वाला पीएच वाला जो टॉपिक है, इसका मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं। तो सोप के अगर बारे में बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सोप बनता कैसे है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसके बाद आएंगे नॉट अ सोप में। सोप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सोप जो रहता है वो फैटी एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन होते हैं तो आपका सोप और ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? सोप और ग्लिसरॉल। ठीक है, अब यहां पर हमें ये तो समझ आ गया कि सोप जो रहने वाला है वो बेसिक रहने वाला है। सोप जो रहता है वो क्या होता है? बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। अब फैटी एसिड की बात करते हैं तो फैटी एसिड जो रहते हैं वो एनिमल फैट से या वेजिटेबल ऑयल से बनता है। तो अगर मैं बात करती हूँ स्टीरेलेट एसिड की, स्टेरिक एसिड जो है वो फैटी एसिड के अंदर आएगा। जब स्टेरिक एसिड NaOH के साथ कंबाइन होगा तो सोडियम स्टीरेट बन जाएगा। इसका मतलब सोडियम स्टीरेट हमारे सोप के अंदर आता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ पाल्मिक एसिड, पाल्मेट यानी कि पाल्मिक एसिड जो है वो भी किसके अंदर आता है? फैटी एसिड के अंदर आता है। जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करेगा तो सोडियम पाल्मेट बन जाएगा। ये भी हमारे सोप के अंदर आता है। ओलेइक एसिड भी हमारा क्या है? फैटी एसिड के अंदर आता है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन होगा तो सोडियम ओलिएट बन जाएगा। तो ये भी हमारे सोप के अंदर आता है। लेकिन सोडियम बेंजोएट के बारे में अगर बात करते तो बेंजोएट हमारा होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोएट क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है और ये सोप में यूज नहीं होता, ये प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो हमारे फूड को क्या करते हैं? कंजर्व करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। हमारे फूड में कभी बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसकी वजह से फूड खराब हो सकता है, खाना खराब हो सकता है, तो हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर अचार को ज़्यादा दिन तक हमें प्रिजर्व करके रखना है तो उसमें हम तेल ज़्यादा डालते हैं, नमक ज़्यादा डालते हैं, तो जो तेल और नमक है वो प्रिजर्वेटिव है। वैसे ही सोडियम बेंजोएट एक केमिकल प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। सोडियम बेंजोएट केमिकल प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। तो ये हमारे सोप के अंदर नहीं आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से हमें ये पता चला कि कौन से हमें टॉपिक पर दूसरा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पर फोकस करना है। फूड प्रिजर्वेटिव के ऊपर ध्यान देना है। फूड प्रिजर्वेटिव के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, उसके बारे पे दूसरा टॉपिक हमारा बनता है। तो ये आपके स्टडी के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे आपको चलना है, ये टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये दूसरा टॉपिक आपका बनता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे रह जाती है, ये जो NaOH है जिसे मैंने क्या कहा? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा। NaOH को हमने क्या कहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा है। इसका अनदर नेम आपको याद रखना है। अनदर नेम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो प्रोसेस है कि फैटी एसिड इसके साथ कंबाइन होगा, सोप बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, इस मेथड को क्या कहा जाता है? सोपोनिफिकेशन कहा जाता है। सोपोनिफिकेशन कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द ह्यूमन आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर इज। अब सबसे पहले हमें टॉपिक कौन सा है?
तीसरा टॉपिक जो आपको ध्यान देना है, आई के ऊपर ध्यान देना है, और ये बनता है हमारे फिजिक्स का टॉपिक। अभी हमने देखा 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए हैं। ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया है फिजिक्स के ऊपर, जिसमें हमें आई के बारे में पढ़ना है। अब आई में बहुत सारी लेयर्स है, लेंस है, कौन कहाँ से लाइट अंदर आती है, कैसे आई लेंस का, जब आप अंधेरे में जाते हैं तो आँख को छोटी करते हैं तो लेंस का साइज कम होता है, बड़ी करते हैं, कहाँ पर इमेज बनती है, तो सारी बातें आपको ध्यान देना है। लेकिन मैं अभी ये क्वेश्चन की अगर बात करती हूँ 3 लेयर्स के बारे में, 3 लेयर्स स्कैलेरा, कोरॉइड और रेटिना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आई बॉल बनाती हूँ, ये आपका आई बॉल है, ये मान लो आपका आई बॉल है, ठीक है। तो आई बॉल का आपको एक्सटीरियर से इंटीरियर की तरफ जाना है, तो जो सबसे पहला लेयर रहता है, ये जो सबसे पहला लेयर रहता है वो आपका क्या रहता है, स्कैलेरा रहता है। सबसे पहला लेयर क्या रहता है, स्कैलेरा रहता है। ये वाला जो है ये आपका क्या है, स्कैलेरा है। स्कैलेरा क्या करता है, आपके जो आई का साइज है या आई की जो भी शेप रहेगा उसको डिफाइन करता है, आई को प्रोटेक्ट करता है। आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, स्कैलेरा कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक और लेयर रहती है, दूसरे नंबर पर आपका आता है कोरॉइड। दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है, कोरॉइड आता है। दूसरे नंबर पर आता है कोरॉइड, और इस कोरॉइड में बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है। कोरॉइड के अंदर क्या रहती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है, जो इमेज को कहाँ ट्रांसफर करती है, रेटिना, या ब्लड को कहाँ पर ट्रांसफर करती है, रेटिना में। तो तीसरे नंबर पर आपका आता है रेटिना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब रेटिना के बारे में बात करें तो रेटिना जो है वहाँ पर आपको इमेज बनती है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आपको जो मैं दिख रही हूँ वो जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, रेटिना में बन रही है, लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना में कैसी बनती है, उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना के अंदर रॉड्स और कोन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, रॉड्स और कोन्स होते हैं। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को या लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने का काम करता है। रेटिना क्या करता है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम करता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पर भेजता है, फिर ब्रेन में भेजता है। कहाँ पर भेजता है, ब्रेन में भेजता है। और हमें ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ हमें दिखती है ये सिर्फ विद इन अ सेकेंड होता है। इतना बड़ा जो मैंने बताया ये सिर्फ सेकेंड्स में ये सारे काम होते हैं। तो सबसे पहली लेयर स्कैलेरा, उसके बाद कोरॉइड और उसके बाद रेटिना। स्कैलेरा आपकी आउटर कवरिंग रहती है जो आपकी आई को प्रोटेक्ट करती है, आई को शेप देती है, साइज देती है। कोरॉइड में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन ब्लड को भेजने का काम करते हैं। रेटिना में आपकी इमेज बनती है। रॉड्स और कोन्स होते हैं जो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये बन सकता है कि इनमें टिश्यूज कौन से होते हैं। तो स्कैलेरा और कोरॉइड जो रहते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्कैलेरा और कोरॉइड जो रहते हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और रेटिना जो होता है वो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके रखना है, और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो तीसरा टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है, आई के बारे में करना है। आई में कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, ये सारी बातें जो है वो क्या काम करते हैं उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको एक रिएक्शन दिया है, तीसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तीसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का आपको बोल रहा है एक रिएक्शन दिया है, यहां पर आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, यानी कि जो चौथा टॉपिक आपको फोकस करना है वो फोकस करना है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर। ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, इस पर ध्यान देना है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ना है। चौथा टॉपिक जो आपको फोकस करना है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर फोकस करना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सारे टाइप के। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे आ गया है तो कोई और दूसरे रिएक्शन पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चौथा टॉपिक आपको फोकस करना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बोला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है।
ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होने वाले, गेन होने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की हमें आइडिया मिल जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अभी 0 है, क्योंकि हाइड्रोजन अभी अकेला है। जो चीज अकेली है अभी हमने उसका मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन अकेला है तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बन गए हैं, वाटर बन गए। अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने वाला है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो +1 रहेगा और ऑक्सीजन का क्या रहेगा, -2 रहेगा। आप उसको पूरा सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सही लिया है। कैसे सॉल्व करना है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 और 2, देखिए ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +1 लिया है, तो 4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। +4 और -4 क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, यानी कि हमने सही लिया है। ये आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सही लिया है कि गलत लिया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1 और ऑक्सीजन का हो गया -2। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है और यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन ऐड हो गया है। हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है कि गेन किया जाता है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, आपको याद रखना है लायन, लायन यानी कि एक शेर है। शेर क्या करता है, गर गर करता है। शेर क्या करता है, गर करता है। तो एल से हो गया लूज, एल से क्या हो गया, लूज हो गया। आई को आप ई मान सकते हैं, आई को थोड़ा सा आप ई मान सकते हैं। तो लूज इलेक्ट्रॉन, एल से हो गया लूज, आई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ओ से हो गया ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर लूज होते हैं, ऑक्सीडेशन में लूज होते हैं। और गर, जी का मतलब हो गया गेन, इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर गेन होते हैं, रिडक्शन में गेन होते हैं। तो अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन का मतलब जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता है और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन अब इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करना है। अब हमें इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करना है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उल्टा काम होता है, अपोजिट होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वहां पर, या हम बोल सकते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है और जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अभी हमें यह पता चल गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन में रिडक्शन हुआ है तो वहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। तो आंसर आपका क्या हो गया है, ए हो गया।
ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़े बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा अच्छे ध्यान से आपको पढ़ना है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है ये पूरा इतना ही है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि कब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, कब गेन होते हैं, कब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, कब रिड्यूस होता है, क्या चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, क्या चीज़ रिड्यूस होती है। इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द पिलर लाइक स्ट्रक्चर विच हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस फाउंड इन बनियाइन ट्री आर नोन एज। आपने बरगद का पेड़ देखा है, ठीक है, आपने बरगद का पेड़ देखा है, उसकी जड़ें जो रहती है, उसकी जो रूट्स रहती है, उसके स्टेम से भी लटकती रहती है, इतनी ज़्यादा उसकी रूट्स रहती है, उसको सपोर्ट करने के लिए रहती है, उसको क्या करती है? सीधा खड़े रखने के लिए वो जो रूट्स रहती है वो हम कह सकते हैं एरियल रूट्स है, हवा में रहती है। जो मिट्टी से ऊपर रहती है, सॉइल से ऊपर रहती है, वो एरियल रूट्स के अंदर आती है। तो एरियल रूट्स को और क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है, प्रॉप रूट्स कहा जाता है। एरियल रूट्स यानी कि जो हवा में रहती है, जो स्टेम से हैंगिंग रहती है, हैंगिंग जो रूट्स रहती है उसे हम क्या कहते हैं? एरियल रूट्स कहते हैं, और वही हमारी प्रॉप रूट्स है। ठीक है, अगर मैं टैप रूट्स की बात करती हूँ तो टैप रूट्स जो रहती है वो तो जमीन के अंदर रहती है, और ये मेन रूट रहती है। ये क्या रहती है? मेन रूट रहती है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमें तो एरियल के बारे में पूछा था, जो ब्रांचेस से लटकती है, जो ब्रांचेस से लटकती रहती है वो आपकी एरियल रूट्स रहती है, वो प्रॉप रूट्स रहती है। अगर क्लाइंबिंग रूट की बात करते हैं तो क्लाइंबिंग रूट जो रहती है जरूरी नहीं है कि ब्रांचेस से वो हैंगिंग हो। क्लाइंबिंग रूट जो रहती है जो ऊपर चढ़ने में मदद करती है, ऊपर क्लाइंब करने में मदद करती है। उसके बाद अगर फाइब्रस रूट की बात करते हैं तो आपने जो ग्रास है, ग्रास में जो रूट्स देखी होगी वो आपकी फाइब्रस रूट्स होती है, तो वो भी जमीन के नीचे होती है। ठीक है, तो वो हमारी एरियल रूट्स के अंदर नहीं आएगी। तो आपको याद रखना है, जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो बनियाइन ट्री को सपोर्ट करता है सीधा खड़े होने में, जो एरियल रूट्स रहती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। टू लेंसेज ऑफ पावर्स प्लस 2.0 डी माइनस 2.5 डी आर कंबाइंड टू मेक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। द कॉम्बिनेशन विल। आपको देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको फिर उसके बाद पांचवा जो आपको तैयार करना है, पांचवा जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है आपको ट्रीज के बारे में। ट्रीज के बारे में, अब ट्रीज मतलब कि कितने टाइप के हमारे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उनके बारे पे फोकस करना है। 6th टॉपिक आपको जो ध्यान देना है, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस और मिरर वाला टॉपिक। लेंस और मिरर वाला टॉपिक ये आते हैं आपके फिजिक्स में आता है, और ये आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से कम एक तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो लेंस और मिरर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं पावर के बारे में, लेंस की पावर के बारे में। पावर क्या करती है? पावर ये बताती है कि लाइट जो है वो कितना बैंड हुई है, कितनी लाइट कितने एंगल पे या कितना बैंड हुई है, वो हमें कौन बताता है? उसकी पावर बताती है। अब हमारे पास 2 लेंस दिए हुए हैं, 2 लेंस दिए हुए। पहले की जो पावर है वो है प्लस 2.0 डी। डी का मतलब होता है डायोप्टर। डी का मतलब होता है डायोप्टर, जो पावर की एसआई यूनिट है, जो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट। याद रखिएगा डायोप्टर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। दूसरा लेंस जो है वो है माइनस 2.5 डी। ठीक है, अब देखिए, जो पॉजिटिव रहता है, जो पॉजिटिव पावर वाला रहता है, ध्यान से सुनना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पावर वाला कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप गलती नहीं करेंगे। जो पॉजिटिव वाला रहता है, जो पॉजिटिव पावर वाली हमारी लेंस रहती है, वो क्या करती है? लाइट्स को कन्वर्ज करती है। पॉजिटिव वाली क्या करती है? लाइट्स को कन्वर्ज करती है, यानी कि लाइट को अंदर लेकर आती है, अंदर लेकर आती है, ऑप्टिकल एक्सिस के पास लेकर आती है। कन्वर्ज करना मतलब अंदर लेकर आना। और माइनस वाली क्या करती है? डाइवर्ज करती है। माइनस वाली क्या करती है? लाइट्स को बाहर भेजती है, डाइवर्ज करती है, ऑप्टिकल एक्सिस से दूर भेजती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम निकालते हैं अपनी टोटल पावर। टोटल पावर निकाल लेते हैं। आपके पास 2 लेंस है, मान लो आपने जो चश्मा पहना है, एक में दूसरा पावर है, एक में दूसरा पावर है। तो टोटल पावर निकालने के लिए हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस 2.0
प्लस 2.5 सॉरी प्लस 2.0 माइनस 2.5, इसको आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो आपका आ जाएगा माइनस 0.5d। क्या आ रहा है, टोटल पावर आ रही है आपकी माइनस 0.5d, यानी कि जो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि डाइवर्ज होने वाला है। नेगेटिव का मतलब अभी मैंने बताया, पॉजिटिव का मतलब होता है लाइट को अंदर लेकर आना, और नेगेटिव का मतलब होता है लाइट को बाहर लेकर जाना, डाइवर्ज करना। तो इतना हमें समझ में आ गया कि जो हमारा जो लेंस हम यूज कर रहे हैं, जो दो लेंस हम यूज कर रहे हैं, वो क्या करने वाले, डाइवर्ज करने वाले हैं, बाहर भेजने वाले। और डाइवर्ज करने का काम कौन करता है, कॉनकेव लेंस करती है। डाइवर्ज करने का काम कौन करता है, कॉनकेव लेंस करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने का काम करते हैं। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता तो हम कॉन्वेक्स लेंस करते थे। हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव में आया, तो आपको याद रखना है कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। माइनस 0.5d आया कॉनकेव लेंस। अब जो इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी वो डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब इमेज जो बनने वाली है स्मॉल इमेज बनने वाली है। कैसी बनने वाली है, स्मॉल इमेज, और फार बनने वाली है, दूर बनने वाली है। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, आपको नेचर ऑफ इमेज भी पूछ सकता है। तो जो इमेज बनेगी वो स्मॉल इमेज बनेगी, और फार बनेगी, थोड़ी सी दूर बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए कोलिजन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करना है वो मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि मोमेंटम जो होता है कोलिजन में होता है, मोमेंटम और न्यूटन्स के लॉज, न्यूटन्स के लॉज। तो यह टॉपिक इससे रिलेटेड है। मोमेंटम और न्यूटन्स के लॉज और कोलिजन एक दूसरे में रिलेटेड टॉपिक है, तो यहां पर ये टॉपिक पर आपको फोकस करना है। अब कोलिजन जो होता है, कोलिजन मतलब भिड़ना, कोलिजन मतलब एक दूसरे से भिड़ जाना। दो प्रकार के कोलिजन होते हैं, इनइलास्टिक और इलास्टिक। हम बात करने वाले इनइलास्टिक के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में इनइलास्टिक के बारे में बोला है। तो जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है, जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो जो दो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इनइलास्टिक कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में चिपक गए हैं। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क आएगा और मोमेंटम में क्या फर्क आएगा। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि आपको इस टॉपिक में स्केलर और वेक्टर के बारे में भी फोकस करना है। ठीक है, तो मोमेंटम हमारी आती है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो जब दो चीजें कंबाइन होती है तो मोमेंटम जो रहता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि मोमेंटम इंटरनल फोर्सेस की वजह से बनता है। तो इंटरनल फोर्सेस तो सेम ही रहने वाले, चेंज नहीं होने वाले, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो पहले था वो ही बाद में रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो मोमेंटम कहाँ कहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, तो आप ये दोनों ऑप्शन को काट दो। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दो टाइप की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए रहती है, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जो भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जैसे डैम में वाटर है, डैम में वाटर है, वो रेस्ट पे है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन डैम से जब पानी को गिराया जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मूविंग के लिए रहती है, मोशन के लिए रहती है, और ये हाफ mv² होता है। ये क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा, जब दो ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाएंगे, उनका शेप चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, उनका शेप चेंज हो जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहने वाली है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो हमारा आंसर, सॉरी यहाँ पर लिखा है मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व लिखा था, ठीक है, मैंने कंजर्व बस देखा और ऑप्शन ए को, बी को काट दिया। आपको याद रखना है कि इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है।
मोमेंटम हमारा सेम रहता है, पहले जैसा रहता है, बाद में भी वही रहता है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं, अब इन इलास्टिक तो एग्जाम में आ गया है, तो इलास्टिक वाले चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इलास्टिक कॉलिजन अगर आता है तो दोनों चीजें कंजर्व रहती है, ठीक है। जब इलास्टिक कॉलिजन होता है तो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन अटेनिंग द स्पीड इज। अब आपको जो फोकस करना है वो चैप्टर है आपका मोशन वाला चैप्टर, जो एनसीईआरटी की 9th क्लास में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के बारे में आपको सारी चीजें दी है, न्यूमेरिकल एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन है। 3 लॉ ऑफ मोशन है। पहला है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सीलरेशन, s का मतलब होता है डिस्टेंस, s का मतलब होता है डिस्टेंस, और t का मतलब होता है टाइम। और सारी चीजों को आपको मीटर और सेकंड में लेना है, सारी चीजों को आपको मीटर और सेकंड में लेना है। तो जो चीजें मीटर और सेकंड में नहीं दी रहेगी हम उसे कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेन स्टार्ट होती है रेस्ट से। कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है। इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है, इसका मतलब यू क्या हो गया, 0 हो गया, रेस्ट की वजह से। जब भी ट्रेन इनिशियल से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो यू का मतलब हो गया है 0, ठीक है। अब बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी दी है 108 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी आपको दी है 108 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको कहा है सारी चीजें मीटर और सेकंड में रहना चाहिए। किलोमीटर पर आवर में दिया है तो हम इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर को 3600 से करेंगे, तो पूरा सॉल्व करके एकदम छोटा सा आपका टाइम बच जाएगा। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हमें एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ने वाली है। डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। और एक्सीलरेशन आपको फर्स्ट फॉर्मूला, देखिए आपको ये कोई नहीं बताएगा, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या निकालने के लिए यूज करना है। पहला फॉर्मूला ज्यादातर मैक्सिमम टाइम एक्सीलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम निकाल लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो v आपको दिया हुआ है 30, v हमने निकाल लिया है 30 इज इक्वल टू यू क्या है आपका 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। a आपका नहीं पता है, टाइम आपका दिया है 5 मिनट। 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, हमें मिनट्स में नहीं रखना है। तो 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं। तो 5 मिनट में आपके क्या हो जाएंगे, 5 × 16 यानी कि 300 सेकेंड हो जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 300 कर देंगे। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 30/300 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आपका क्या आ गया, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारी बारी है डिस्टेंस निकालने की। डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है, तो एस हमें नहीं पता है, यू आपका 0 है, यू आपका 0 है, तो 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। हाफ आपका ए हमने क्या निकाला है 0.1, टी हमारे पास क्या है 300, टी हमारे पास क्या है 300 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका स्क्वायर दिया हुआ है, 2 1 जा 2 150 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा 45,000, 45,000 इंटू 0.1, 45,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4500 मीटर, क्या आ जाएगा 4500 मीटर। तो ये देखिए इस तरीके के न्यूमेरिकल, इतने लेंदी न्यूमेरिकल आपको थोड़े फास्ट एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने आपको एक एक स्टेप बताए है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं तो भी इंफिनिटी पे रखा है, इनफिनाइट मतलब कितना दूर है हमें नहीं पता, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इमेज कहां पर बनेगी। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है कि फोकस में रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, तो कहाँ पर इमेज बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, क्या इसके आगे बनेगी, इसके पीछे बनेगी, सारी बातें आपको ध्यान से प्रिपेयर करना है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ एक ही फिगर की बात करने वाले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, बहुत दूर रखा है, तो वहां से लाइट आएगी, लाइट आती है पैरेलल, लाइट आती है ऐसे पैरेलल आती है। तो लाइट आ गई, ये मैं लाइट का एरो बना देती हूँ, ठीक है। इन्फिनिटी से लाइट आई, लाइट आने के बाद जब मिरर से टकराती है तो फिर ये कहाँ पर जाएगी, ये है हमारा फोकस, कहाँ पर जाएगी, सारी लाइट आकर फोकस पर मिल जाएगी, ये है हमारा फोकस। तो ये बन गया हमारा इमेज, ये है इमेज। तो जो इमेज बनी है, जो इमेज बनी है वो कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। जब भी मिरर के सामने बनता है, जब भी कोई इमेज मिरर के सामने बनती है तो रियल इमेज बनती है, और मिरर के पीछे बनती है तो वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो ये मिरर के सामने बनी है फोकस पे, तो इमेज क्या है, रियल इमेज है। और कैसी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। और कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज की है, एकदम पॉइंट साइज की, एकदम छोटी सी बारीक सी दिख रही है। डिमिनिश्ड का मतलब हो गया पॉइंट साइज। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट द फोकल पॉइंट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है वर्चुअल, तो ये वाले को काट देंगे। यहाँ पर लिखा है रियल और इरेक्ट, इरेक्ट आपका नहीं है, वर्चुअल आपका नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन को आप काट सकते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको ये पेपर में ऐसे बनाकर देखना पड़ेगा। ये आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारे एपीएफसी 2023 क्वेश्चन पेपर का। मेन कॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन इज, आपको पूछ रहा है कि जो ओशन का जो पानी है, जो समुद्र का पानी है वो एसिडिक हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप कोई फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, आप जब भी कोई चीज को बर्न करते हैं, उसमें से जो गैस बाहर निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन एब्जॉर्ब करते हैं। ओशन में क्या होता है, पानी होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। और वहां पर अगर एसिड बन रहा है, मतलब पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब क्या हो जा रहा है, ओशन का पीएच क्या हो जा रहा है, लेस देन 7 हो जा रहा है। और इसी की वजह से ओशन क्या हो जाते हैं, एसिडिफाई हो जाते हैं। तो कौन सी गैस की वजह से हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड और भी चीजों से बढ़ रही है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, ये सारी चीजें से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हो सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड सफोकेटिंग गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड सफोकेटिंग गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल आती है वो थोड़ी अनप्लीजेंट रहती है, थोड़ा बहुत वो भी करती है, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करती हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका क्या कर रहा है, ओजोन लेयर,
ओजोन, ओजोन यानी कि O3, ओजोन लेयर की थिकनेस को कम कर रहा है। ओजोन लेयर हमें क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अल्ट्रावायलेट हमारे लिए हार्मफुल है, उसकी वजह से हमें स्किन डिसीजेस हो सकती है, तो उससे बचाने का काम हमें ओजोन लेयर करती है। ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर में। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको ये टॉपिक भी प्रिपेयर करना है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करना है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो 300 to 500 डॉप्सन रहना चाहिए, डीबी 300 to 500 डॉप्सन रहना चाहिए। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इसकी थिकनेस को कम कर रही है, 300 डॉप्सन से कम कर रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ओशन एसिडिफिकेशन में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। अगर कोई टॉपिक सेम रहेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि एपीएफसी में ये टॉपिक सेम आया था, ईओएओ में सेम आया। मैं आज की इस वीडियो में ईओएओ 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले और फोकस करने वाले हमारे जनरल साइंस के। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे ईओएओ 2023 के क्वेश्चन पेपर का। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए। अब देखिए, ये क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। ये क्वेश्चन है बायो का, ठीक है। बायो में हमें ये जो टॉपिक लिया गया है डीएनए के बारे में, सेल्स वाले चैप्टर से लिया गया है। सेल्स एंड इन स्ट्रक्चर, सेल्स एंड टिश्यूज आप बोल सकते हैं। सेल्स एंड टिश्यूज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सेल्स में जो हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन से हमें पता चल गया कि ये टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो हमें दिया था कि डीएनए रिफर्स टू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन को काट देंगे। इसी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये दो ऑप्शन में से ही आपको एक सही आंसर को अब गेस करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इट इज लोकेटेड इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। और इसके अंदर आरएनए रहता है, डीएनए नहीं रहता है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि राइबोसोम्स में डीएनए नहीं रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और इसके अंदर आरएनए रहता है। तो डीएनए आखिर रहता कहाँ पे है, तो डीएनए अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करती हूँ, अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, इसमें जो डीएनए रहता है, इसमें जो डीएनए रहता है वो कहाँ पर रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। कहाँ पर रहता है, साइटोप्लाज्म में। और अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक की अगर बात करते हैं, तो जो डीएनए रहता है वो कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस में, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो देखिए, इससे हमें ये भी पता चल गया कि हमें क्रोमोसोम्स पर भी फोकस करना है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कितने टाइप के ऑटोसोम्स होते हैं, कितने टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सारी बातें आपको उसमें कवर करना है। मतलब ये वाले टॉपिक पर भी आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन तो कट गया, इसमें भी सेकंड नहीं था, इसमें भी सेकंड नहीं था, तो सेकंड वैसे भी गलत था। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी हमने स्टेटमेंट 1 में देखा कि डीएनए का मतलब था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो रहता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक शुगर रहता है, शुगर और फॉस्फेट रहते हैं, लेकिन राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं रहता। ये किस में रहता है, आरएनए में रहता है, ठीक है। मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें थर्ड था, हम ये वाले ऑप्शन को काट देंगे। आसानी से हम अपने आंसर पर पहुंच चुके हैं। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इट कैन मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सही है कि ये अपने आप की कॉपी जनरेट करता है। जब भी इसको सेल डिवीजन करना रहता है उसके पहले अपने आप की कॉपी जनरेट कर लेता है, ताकि जो डॉटर सेल्स रहे उसमें
वही इंफॉर्मेशन पास आउट हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि डीएनए जो रहता है इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए रहता है टू द डॉटर सेल। पेरेंट सेल से डॉटर सेल में इंफॉर्मेशन ले जाने का काम डीएनए करता है। ठीक है, तो इसके लिए इसे क्या बनाना पड़ता है, अपने आप की कॉपी बनाना पड़ता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी बातें हमने यहाँ पर प्रिपेयर की और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से टॉपिक पर अब ज्यादा फोकस आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। वेलेमन अ स्पॉन्जी टिश्यू इज फॉर्म्ड इन। सेल्स एंड टिश्यू वाला जो टॉपिक है उसमें से ये दूसरा क्वेश्चन है। सेल्स एंड टिश्यूज में सेल्स पर एक क्वेश्चन पूछा गया, टिश्यू पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि वेलेमन एक स्पॉन्जी टिश्यू है, ये कहाँ पर आपको बनता है, कहाँ पर फॉर्म होता है, ये आपको बताना है। तो वेलेमन जो है एक स्पॉन्जी एपिथेलियल टिश्यू है। कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो मॉइस्चर को अगर एब्जॉर्ब करना है एटमॉस्फेयर से, तो ये कहाँ पर रहेगा, एरियल पार्ट्स में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, एरियल रूट्स में रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे आपको एक एक चीज को लिंक करना है और कैसे आंसर पर पहुंचना है। वेलेमन एक स्पॉन्जी एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कौन करता है, जो एरियल पार्ट्स में रहता है, जो हवा में रहता है। तो ये एक टाइप की एरियल रूट्स है, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रख सकती है। तो अगर टैप रूट की बात करते हैं तो ये एरियल रूट में नहीं आती है, ये मेन रूट है। अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करती हूँ तो फाइब्रस रूट भी जो है एरियल रूट में नहीं आती है। रेस्पिरेटरी रूट जो रहती है वो मैंग्रोव्स में ज्यादा पाई जाती है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव्स जो रहते हैं हेलोफाइट्स में आते हैं। मैंग्रोव्स जो रहते हैं हेलोफाइट्स में आते हैं, जो सॉल्टी वाटर एरिया में, सॉल्ट वाटर एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, एपीफाइटिक रूट। एपीफाइटिक रूट जो है वो एक टाइप की एरियल रूट्स है, जो ज्यादातर आपको एपीफाइट्स, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, ऑर्चिड्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वेलेमन आपको समझ में आ गया होगा। तो रूट्स के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज पर ज्यादा आपको फोकस करना है। तो ये दूसरा टॉपिक हमें और अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसके पहले के जो दो क्वेश्चन थे वो बायो के थे, ये वाला क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री का है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सारी चीजें हाइड्रोजन के बारे में दी है। तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन जो रहता है, अगर आप उसे H+ लिखते हैं, ये अलोन है, ये अकेला है। तो अगर H+ आयंस लिखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं। H+ आयंस जो रहते हैं अनस्टेबल रहते हैं। तो ये हमेशा हाइड्रोनियम आयंस के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, किसी ना किसी के साथ कंबाइन होकर आपको मिलते हैं, कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट के बारे में बताना है। सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। HCl जब ब्रेक होता है, HCl जब ब्रेक होता है तो H+ और Cl- आयन हमें अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन ये जब ब्रेक हो रहा है तो इसके लिए हमें वाटर का प्रेजेंट चाहिए, वाटर प्रेजेंट चाहिए। अगर वाटर नहीं है तो ये HCl से हमें H+ आयंस नहीं मिल सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कलाई। जो बेस रहते हैं, हमने पढ़ा था, बेस जो पढ़ा था हमने कि जिसका pH ग्रेटर देन 7 रहता है, जिसका pH ग्रेटर देन 7 रहता है उसे हम बेस कहते हैं, और जिसका pH लेस देन 7 रहता है उसे हम एसिड कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो जब बेस वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर क्या है, न्यूट्रल है। वाटर क्या है, अपने आप में न्यूट्रल है, जिसका pH कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, ना तो एसिड है ना तो बेस है। लेकिन जब वाटर में बेस सॉल्युबल हो जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर सॉल्युबल है। जैसे कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम इन्हें क्या कहते हैं, अल्कलाइज कहते हैं। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड ही आएगा। जैसे अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर को हम H2O लिखते हैं, इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन वाटर हमारा एसिड नहीं होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। तो यही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। अगर मैं मीथेन की बात करती हूँ, CH4 एसिड नहीं होता है, इसमें भी हाइड्रोजन आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था हमें मिल चुका है, वो है ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। तो ये जो आया है, ये जो टॉपिक लिया गया है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से लिया गया है। एसिड बेसिस वाले टॉपिक पर, पीएच पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो तीसरा टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है वो है एसिड एंड बेसिस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल बनाती हूँ, ये है मेरा पीरियोडिक टेबल, तो ये जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, पीरियोडिक टेबल पर यहाँ पर आते हैं। यहाँ ऊपर पे सबसे हाइड्रोजन रहता है, उसके नीचे आता है लिथियम, उसके नीचे आता है सोडियम। तो ये सारे ऐसे आते हैं, यानी कि ये है हमारा ग्रुप 1। ये चारों की चारों जो है, ये चारों के चारों जो मेटल्स आपको दिए हुए हैं, ये आते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसमें से क्वेश्चन आता है, यानी कि हमें पीरियोडिक टेबल पर फोकस करना है। जो चौथा टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री का, वो है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। और ये पीरियोडिक टेबल आपको टॉपिक मिलेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक आपका कहां पर मिलेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 की अगर बात करते हैं या कोई भी ग्रुप की बात करते हैं, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्डिंग जो रहेगी, मेटेलिक बॉन्डिंग जो रहेगी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होते जाएगी, डिक्रीज होगी। उसको बॉन्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत आने लगेगी, डिफिकल्टी आने लगेगी। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, उसका एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसको बॉन्डिंग करने में डिफिकल्टी आती रहेगी, तो मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग जो है डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जितना अच्छा वो मेटेलिक बॉन्ड बना सकता है, उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये मैंने बात की टॉप टू बॉटम की। तो टॉप वाले का इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज और बॉइलिंग पॉइंट जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग भी डिक्रीज होती है। तो ऊपर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे आएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ऊपर पे सबसे हमारा कौन सा है, लिथियम। तो लिथियम जो है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा और मेटेलिक बॉन्डिंग भी उसकी ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, अब एक बात करते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम जो है वो किसके अंदर आता है, सॉफ्ट मेटल के अंदर आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 1 में, अगर आपने वीडियोस देखी होगी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि मेटल जो रहते हैं हार्ड रहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो है उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये तीनों मेटल जो है सॉफ्ट रहते हैं और इनको कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। लिथियम को किस में रखना पड़ता है, कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, वरना अगर आप नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके ये क्या कर सकता है, एक्सप्लोजन कर सकता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन बन चुका है तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, हमारे पास एक बड़ा सा आइस क्यूब है, एक बड़ा सा आइस क्यूब है, इसका साइड अभी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। इसको हमें 8 स्मॉलर क्यूब्स में इसे डिवाइड करना है। 8 स्मॉलर क्यूब्स में इसे डिवाइड करना है, तो हमने इस तरीके से उसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि जब बड़ा जो था आइस क्यूब और जो छोटे छोटे 8 आइस क्यूब्स है, उनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं सबसे पहले वॉल्यूम की बात करती हूँ, अगर मैं बिगर वॉल्यूम की बात करती हूँ, बड़े वाले आइस, बड़ा वाला जो क्यूब था उसके वॉल्यूम के बारे में बात करती हूँ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। जो भी आपको साइड दिया है उसका आपको क्यूब कर देना है, यानी कि 10 सेंटीमीटर को आपको क्यूब कर देना है, कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब छोटे वाले जो 8 है, इनका साइज क्या, इनका जो साइड होने वाला है वो कितना होने वाला है, 5 सेंटीमीटर का। देखिए
ये है आपके पास बड़ा वाला आइस क्यूब, इसको आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला क्यूब था उसका जो साइड है वो आपका कितना है 10 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा वाला साइड है इसका ये क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो उसका हाफ रहेगा आपको क्या करना है 8 पार्ट में इसे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो छोटे वाले जो 8 सेंटीमीटर 8 क्यूब्स बनेंगे आइस के, उसका एक साइड कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर का, तो सारे साइड्स भी 5 के आने वाले हैं। कैसे निकाला है मैं आपको बता देती हूँ, कैसे निकाला है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास 1000 है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम रहता है इज इक्वल टू आपको जितने पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है n इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, इसे आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम आपका 1000 आया, उसके बाद आपको कितने क्यूब्स में डिवाइड करना है 8 क्यूब्स में। स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम हमें नहीं पता है तो इसे अभी हम v क्यूब ले लेते हैं, v क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। 1000/8 इज इक्वल टू v क्यूब। 1000/8 कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा इज इक्वल टू v क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। ये आ गया आपका एक साइड आ गया 5 सेंटीमीटर का। छोटे वाले जो ये 8 आपने बनाए, ये छोटे वाले जो क्यूब्स आपने बनाए, इसका एक साइड कितने का रहेगा 5 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं छोटे वाले क्यूब्स का, वॉल्यूम निकालते हैं छोटे वाले क्यूब्स का। तो छोटे वाले क्यूब का, छोटे वाले जो क्यूब है उसका साइड कितना है 5 का क्यूब, और कितने क्यूब्स में उसने डिवाइड किया है 8 क्यूब में डिवाइड किया है, तो 8 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम था और जो छोटे 8 क्यूब के वॉल्यूम है दोनों सेम रहने वाले हैं। डिवाइड होने के बाद भी वॉल्यूम जो रहेगा सेम रहेगा, तो हमें वॉल्यूम कहाँ पर सेम दिख रहा है, यहाँ पर सेम दिख रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर सेम दिख रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया निकालती हूँ, बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया निकालती हूँ बिग, यहाँ पे लिख देती हूँ बिग। बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हैं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर आता है। साइड कितना दिया है आपको 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर आप लोग करेंगे कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सरफेस एरिया हम स्मॉलर क्यूब का अगर निकालते हैं तो 6 इंटू इसका साइड कितना आया है आपका 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और कितने क्यूब से ऐसे हमारे पास 8 क्यूब से, तो 8 को डिवाइड करें 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया पहले जो बिगर क्यूब का था वो कम था, सरफेस एरिया जो स्मॉलर क्यूब्स के निकाले वो ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम सेम है लेकिन सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि वॉल्यूम क्यूब का होता है ए क्यूब और सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये पूछ रहा है, इनकैंडेसेंट बल्ब रेटेड एज 100 वॉट एट 110 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट पावर सप्लाई। हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब का पावर आपको दिया है वॉट, W का मतलब क्या होता है वॉट होता है। वॉट किसकी ऐसा यूनिट होती है, देखिए एक और क्वेश्चन यहीं पर हमने बना लिया, क्वेश्चन हमने यहीं पर बना लिया, किसकी यूनिट होती है पावर की। अभी हमने क्वेश्चन देखे केमिस्ट्री के, अभी हमने क्वेश्चन देखे बायो के, क्वेश्चन है फिजिक्स का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या फोकस करना है, ओम्स लॉ पर फोकस करना है, उसके बाद पावर पे फोकस करना है, ठीक है। ये टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और एसआई यूनिट सबकी आपको याद रहनी चाहिए, उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर एसआई यूनिट पता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो 100 वॉट हमें क्या दिया हुआ है, पावर दिया है, पावर हमें दे दिया है 110 वॉट, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज आपको दिया है 110 वोल्ट, वोल्टेज आपको दिया है 110 वोल्ट। पावर का फॉर्मूला है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। हमें
P भी पता है, V भी पता है, हम क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे V स्क्वायर अपॉन P से। V स्क्वायर 110 का स्क्वायर अपॉन P आपको कितना दिया है, P आपको दिया है 100, P आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया है, वहां पर आप लोग करेक्ट कर लेंगे, P 100 है और वोल्टेज आपको 110 है। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको 110 वोल्ट है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 110 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, कितना आ गया, 121 ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब हमें बोल रहा है कि पावर सप्लाई आपको 220 वोल्ट का दिया है, तो पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, पावर कितना लॉस हो रहा है। डिसिपेट का मतलब होता है लॉस, तो पावर कितना लॉस हो रहा है ये आपको बताना है। तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, रेजिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर से हम पावर का वही फॉर्मूला लगाएंगे, V स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन इस बार हमें वोल्टेज क्या लेना पड़ेगा, 220 वोल्ट लेना पड़ेगा। 220 का स्क्वायर करेंगे और रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला है, 121 निकाला है। 220 का स्क्वायर 484,0000 अपॉन 121। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, आप जब इसे सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 400 वॉट। कितना आ जाएगा, 400 वॉट आ जाएगा। तो कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, 400 वॉट डिसिपेट हो रहा है। तो पावर की यूनिट हमें पता चली वॉट होती है, रेजिस्टेंस हमें पता चला ओम होता है। रेजिस्टेंस आपका डिसिपेशन के टाइम रेजिस्टेंस उतना ही रहने वाला है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने निकाला था ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स लॉ हमें बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट फ्लोइंग के। और अगर जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पर आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर आपको याद रखना है ओम्स लॉ के लिए। तो वहीं से हमें पता चला था रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम क्यों है, ओम्स लॉ की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इफ द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर इज हाफ for a given potential difference, the current in the wire would। ठीक है, देखिए लेंथ, जब भी लेंथ के बारे में बात करता है हमारे पास एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, R क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, R क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है, रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है। L आपका लेंथ है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये है आपका ओरिजिनल, ये है आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये है आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जब हम लेंथ को हाफ कर देते हैं, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर को अगर आप हाफ करते यानी कि L की जगह पर आपको क्या ले लेना है, L/2 ले लेना है। तो रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, न्यू रेजिस्टेंस को R डैश ले लेते हैं। न्यू रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है, अभी R डैश मान लिया है। फिर हमारा फॉर्मूला रो, L की जगह पर आपको क्या कर देना है, हाफ कर देना है, लेंथ ऑफ वायर को आपको हाफ कर देना है। ठीक है, तो R डैश इज इक्वल टू 1/2 रो L अपॉन ए। रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो R डैश इज इक्वल टू आ गया R/2, मतलब न्यू रेजिस्टेंस जो है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के आधा है, हाफ है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में निकालने तो करंट बोला है, करंट का फॉर्मूला वापस से हम किससे निकालेंगे, ओम्स लॉ से निकालेंगे। ओम्स लॉ भी हमने देखा था, V इज इक्वल टू आई आर। कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि V इधर आएगा, I उधर आएगा, क्या आएगा। तो आप एक याद रख सकते हैं, विजिटर्स इन इंडियन रेलवे। किस तरीके से याद रख सकते हैं, विजिटर्स इन इंडियन रेलवे। इस तरीके से आप लोग अगर याद रखेंगे तो कभी ओम्स लॉ को नहीं भूलेंगे। विजिटर से हो गया आपका V, इंडियन से आपका हो गया I, और रेलवे से हो गया आपका R। V इज इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R। ये है आपका ओरिजिनल करंट, ये है आपका ओरिजिनल करंट। अब आपको क्या करना है, न्यू करंट निकालना है, यानी कि I डैश की वैल्यू निकालना है। तो R भी क्या लेना पड़ेगा, आपको R डैश लेना पड़ेगा। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, करंट चेंज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो रेजिस्टेंस भी हमने क्या ले लिया, न्यू वाला रेजिस्टेंस ले लिया, R डैश। ठीक है, अब I डैश इज इक्वल टू V अपॉन R डैश की वैल्यू क्या है, R/2 है। R डैश की वैल्यू हमने पुट कर दिया R/2। 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतना मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। I डैश इज इक्वल टू 2V/R।
V बाय आर हमारा वापस से क्या है, आई है। V बाय आर हमारा क्या है, आई है, जो ओरिजिनल करंट था। इसका मतलब हमारा जो न्यू करंट है वो ओरिजिनल करंट के क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जो न्यू करंट है वो ओरिजिनल करंट के क्या हो गया, डबल। यानी कि जब हम लेंथ को हाफ करते हैं तो करंट क्या होता है, डबल, और रेजिस्टेंस क्या होता है, हाफ। लेंथ को हाफ करने से रेजिस्टेंस भी हाफ होता है, लेकिन करंट क्या होता है, डबल होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि अपन वो भी देखेंगे कि अगर पूछता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो मास रहता है हाफ करते हैं, डिस्टेंस को हाफ करते हैं, तो फोर्स में क्या चेंज आता है। वैसे ऐसे क्वेश्चन एक पक्का एग्जाम में रहने ही वाला है। तो इस टॉपिक से हमें पता चल रहा है कि हमें ओम्स लॉ तो देखना ही है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में भी देखना है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन अलग अलग है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, और रेजिस्टिविटी क्या रहती है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रहती है जो करंट को अपोज करने में मदद करती है। तो रेजिस्टेंस 3 चीजों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सारी बातें एनसीईआरटी में दी है और आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए गए, कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की। तो कॉपर सल्फेट, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, आपने वीडियोस अगर देखी होगी उसमें हमने फॉर्मूले बनाने सीखे थे। कॉपर का मतलब Cu, सल्फेट का मतलब होता है SO4, पेंटा का मतलब होता है 5, और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का ये फॉर्मूला है, और ये जो अलग से वाटर लगा रहता है, अलग से वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभी जो है इनिशियल स्टेट में ब्लू कलर का है। इनिशियल स्टेट में क्या रहता है, ब्लू कलर का है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसे हमें अब हीट करना है। जब आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करते हैं, जब आप उसे गर्म करते हैं, तो यह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने लगता है। कॉपर सल्फेट में ये 5 जो मॉलिक्यूल है वाटर के वो बाहर निकल जाते हैं, केवल कॉपर सल्फेट हमारे पास बच जाता है। ये जो कॉपर सल्फेट रहता है ये व्हाइट कलर का होता है। ये वाला जो कॉपर सल्फेट है व्हाइट कलर का, जिसमें पानी रहता है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, वो ब्लू कलर का रहता है। तो कॉपर सल्फेट के पेंटाहाइड्रेट को जब आप हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, व्हाइट कलर का सॉल्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल स्टेट में चेंज हो रहा है, केवल स्टेट में चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास क्रिस्टल्स थे, उसके बाद उसका सॉल्ट बन गया, स्टेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा केमिकल चेंज आएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आता है टार्टारिक एसिड इज फाउंड इन। अब जो हमें मेन टॉपिक पर फोकस करना है, और बहुत इजी टॉपिक है कि कौन सा एसिड किस में होता है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया है, वो आप प्लीज देखिएगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है टार्टारिक एसिड किस में मिलता है। तो टार्टारिक एसिड आप याद रखेंगे, एक तो मिलता है टैमारिंड में, एक मिलता है ग्रेप्स में, और एक मिलता है आपके अनराइप मैंगोज में, यानी कि कच्चे आमों में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टार्टारिक एसिड आपका टैमेरिंड में मिलता है, इमली में मिलता है। अगर मैं टोमेटो की बात करती हूँ तो टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड रहता है। टोमेटो में कौन सा एसिड रहता है, ऑक्जेलिक एसिड, और साथ ही साथ आपके पालक में रहता है, स्पिनच में आपका ऑक्जेलिक एसिड रहता है। उसके बाद अगर ऑरेंज की बात करते हैं तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड लेमन में रहता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। विनेगर में आपका एसिटिक एसिड रहता है। ठीक है, तो ये सारे एसिड किस में मिलते हैं, किसमें कौन सा बेस मिलता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला टॉपिक वापस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कुछ टॉपिक कॉमन है, कुछ टॉपिक कॉमन है, उसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो वाले टॉपिक तो हमें छोड़ना ही नहीं है। तो ये वीडियोस देखकर जो PYQ सीरीज चल रही है, इससे आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसका मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वाला टॉपिक वापस से आ गया है। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं कि जितनी भी चीज़ आप अपने आसपास देखते हैं, कोई भी चीज़ हो, खाना खाना हो गया, या सनसेट होना, सनराइज होना,
वो फिजिकल या केमिकल में ही आते हैं। जितनी भी आपके आसपास चीजें, सारी चीजें या तो फिजिकल होगी या तो केमिकल होगी। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, स्टेट में चेंज होता है, साइज में चेंज होता है, शेप में चेंज होता है, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, तो हम उसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, और ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है, जैसे आपने वाटर से आइस बनाया, आइस से आप वापस से वाटर बना सकते हैं, तो इसमें स्टेट में चेंज हो रहा है और रिवर्सिबल है। तो ये किसके अंदर आता है, फिजिकल चेंज के अंदर आता है। रिवर्सिबल क्रॉस नहीं है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। केमिकल चेंज इसका जस्ट अपोजिट है। केमिकल चेंज में आपके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पर बनता है, कोई भी एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, और ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स जब मेल्ट हो रहा है तो उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, उसके स्टेट में चेंज आ रहा है। आप वापस से जो वैक्स मेल्ट हुआ है उसे वापस से आप अगर कोई कैंडल है वो वापस से कैंडल बना सकते हैं। वैक्स अगर मेल्ट हो रहा है वो वैक्स को आप वापस से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपका फिजिकल चेंज में आता है। हीटिंग ऑफ आयरन, हीटिंग बोला है, बर्निंग नहीं बोला है। बर्निंग और हीटिंग में बहुत फर्क होता है। जब आप आयरन को बर्न करते हैं वो अलग हो गया, आयरन को हीट कर रहे हैं वो अलग हो गया। तो हीटिंग जो है वो आपके फिजिकल चेंज में आता है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आपने पानी में शक्कर को अगर घोला तो वो आपका किस में आ जाएगा, फिजिकल चेंज में आ जाएगा। लेकिन बर्निंग जहां पर लिखा रहेगा, बर्निंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे के सारे आपके केमिकल चेंज में आते हैं। तो बर्निंग, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी बातें आपको बताई है और कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है। तो जनरल साइंस का आज हम करने वाले ईपीएफओ ईओएओ का 2021 का कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ईओएओ 2021 के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि आपको रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो मेल में होते हैं, जो फीमेल में होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो आपको हार्मोन्स के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से हमें पहला टॉपिक पता चल गया कि जिसके बारे में हमें ज़्यादा फोकस करना है वो है हार्मोन्स के ऊपर। कितने हार्मोन्स रहते हैं, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन रहता है वहाँ पर हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फ्लावर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना है फ्लावर का, अभी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। आपको बोल रहा है कि कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर नहीं आता है। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 2 ओवरीज रहती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होती है, 2 ओवरीज होती है। ओवरीज के बाद क्या होता है, यहाँ से ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब एक ट्यूब रहती है। ओविडक्ट का मतलब क्या होती है, ट्यूब होती है जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो ओवरीज क्या करती है, एग रिलीज करती है। वो एग ओविडक्ट से पास होकर, ओविडक्ट से पास होकर यहाँ पर यूट्रस में आ जाता है। यहाँ पर क्या होती है, सर्विक्स होती है। यहाँ पर क्या होती है, सर्विक्स होती है, ओविडक्ट, ओवरीज, ये तीनों जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आएगा। फिर वेजाइना से वो बाहर निकल जाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको याद रखना है। तो ओवरीज भी है, ओविडक्ट भी है, सर्विक्स भी है। लेकिन स्टेमन, स्टेमन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये स्टेमन क्या है, स्टेमन जो है वो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वो किस में आता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है स्टेमन। तो स्टेमन क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है। स्टेमन क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है, उसके बाद फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भेजता है। तो ये आपको याद रखना है कि स्टेमन जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो ये देखिए कि आपको फ्लावर का भी पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्या होते हैं, अब यहाँ पर हमें प्लांट किंगडम के बारे में फोकस करना है। अब जो आपका दूसरा टॉपिक जो आपको फोकस करना रहेगा वो है प्लांट किंगडम के ऊपर।
प्लांट किंगडम में आपको एम्फीबियंस के बारे में बताना है। तो एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड में भी रहते हैं और जो एक्वेटिक भी रहते हैं, दोनों जगह। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं फ्रॉग का, फ्रॉग जो रहता है वो लैंड में भी रह सकता है और पानी में भी, वाटर में भी रह सकता है। वैसे ही हमें प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के बारे में बताना है। तो एम्फीबियंस के अंदर आते हैं ब्रायोफाइट्स। कौन आते हैं? ब्रायोफाइट्स जो रहते हैं वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रीशिया, फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया, ये तीनों की तीनों ब्रायोफाइट्स के अंदर आते। तो ये तीनों क्या है? एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के। लेकिन हमें पूछा है नॉट, हमें पूछा है कौन सा प्लांट किंगडम का एम्फीबियन नहीं है। तो आपको याद रखना है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है? एक एल्गी है। स्पाइरोगायरा क्या है? एक एल्गी है। तो एल्गी क्या होती है? एक्वेटिक होती है, वो लैंड में नहीं रहती है, तो वह एम्फीबियंस के अंदर नहीं आएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन यानी कि अब हमारा आ गया ईवीएस, एनवायरमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि होता है कटिंग ऑफ ट्रीज, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है नॉट अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, अगर आपने पेड़ों की कटाई कर दी, अगर आपने ट्रीज को कट कर दिया, तो क्या नहीं होगा वो आपको बताना है। तो अगर आप ट्रीज को कट करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी तो डिक्रीज होगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर अलग अलग स्पीशीज रहती है, प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, एयर भी रहती है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, सारी चीजें अवेलेबल रहती है, उसे बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब है सारी चीजें एक साथ रहना। तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये तो होता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स जो है, जो ट्रीज है, वो कम हो जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। सॉइल इरोजन इंक्रीज होने लगेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ट्रीज को कट करेंगे तो ट्रीज की जो रूट्स रहती है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, सॉइल को इरोड नहीं होने देती। तो अगर आप ट्रीज को कट कर देंगे, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो सॉइल इरोजन भी बढ़ जाएगा, सॉइल जो है वो इरोड होने लग जाएगी। उसके बाद रेनफॉल डिक्रीज होगा। आपको पता है कि जो पेड़ है उसकी वजह से बारिश आती है, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो अगर आपने पेड़ों को काट दिया, अगर आपने ट्रीज को कट कर दिया, तो रेनफॉल भी डिक्रीज होगी। तो ये भी होता है। लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल अगर बढ़ रहा है, तो ग्राउंड वाटर टेबल डिफॉरेस्टेशन की वजह से नहीं बढ़ता है, वो एफॉरेस्टेशन की वजह से बढ़ता है। अगर आप ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांट करते हैं तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ता है। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है कि जब रेन होती है, जब रेनफॉल होता है, तो जो मिट्टी रहती है, जो सॉइल रहती है, पानी को सक करती है, पानी को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, और ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ता है। तो अगर रेनफॉल कम हो रहा है तो ग्राउंड वाटर टेबल भी कम होगा। यहाँ पर लिखा है इंक्रीज, तो ये डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ठीक है। ये अच्छी बात है, ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज होना ये अच्छी बात है, और वो होता है एफॉरेस्टेशन की वजह से और रेनफॉल की वजह से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें पढ़ना क्या है। इसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? आपको एनवायरमेंट के कुछ बेसिक चीजें जो आप अपने आसपास महसूस करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज मिसमैच पेयर इन नॉर्मल ह्यूमन मेल? ठीक है, अगर मैं मेल और फीमेल दोनों की बात करूं तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो डीएनए कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? जो डीएनए कैरी करते हैं। आपने सुना होगा कि अगर किसी का बच्चा है, अगर किसी का बेबी है, अगर पता नहीं है कि किसका बेबी है, तो डीएनए चेक कराया जाता है। आपने फिल्मों में, सीरियल्स में ये बात देखी होगी कि डीएनए चेक कर लेते तो पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा बेबी है कि नहीं है। तो डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या आप उसका फुल फॉर्म याद रखना है, डीएनए का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है? जो पेरेंट से उसको मिलती है, जो बच्चे को पेरेंट से मिलती है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो अगर मेल है, पेरेंट्स कौन होंगे? मेल और फीमेल होंगे। अगर मेल है या फीमेल है तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? दोनों में 23 पेयर्स क्रोमोसोम रहते हैं। मेल में भी 23 पेयर्स रहते हैं, फीमेल में भी 23 पेयर्स रहते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। यानी कि टोटल दोनों में कितने रहते हैं? 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो जो बेबी में आते हैं, बेबी में आते यहाँ से भी 23 आएगा, यहाँ से भी 23 आएगा। तो जो बेबी होता है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। उसके अंदर भी क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है।
लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। 23 पेयर्स इसमें भी है, 23 पेयर्स उसमें भी है, तो इन दोनों में जो 22 पेयर्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। इन दोनों में जो 22 पेयर्स रहते हैं क्रोमोसोम के, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ऑटोसोम। लेकिन जो एक पेयर है वही सेक्स को डिफाइन करता है, वो एक पेयर ही क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम। इसका जो एक पेयर रहेगा वो रहेगा XY। मेल का जो एक पेयर रहता है, जो सेक्स क्रोमोसोम रहता है, वो XY रहता है। फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम रहता है वो XX रहता है। ठीक है, तो अगर मेल से X आ रहा है, अगर मेल से X आ रहा है और फीमेल से भी X आ रहा है, तो क्या होगी, लड़की होगी, गर्ल होगी। ठीक है, अगर मेल से Y क्रोमोसोम आ रहा है और फीमेल से X क्रोमोसोम आ रहा है, तो क्या होगा, बॉय होगा। यानी कि जो गर्ल होना है या बॉय होना है वो कौन डिफाइन करता है, मेल के क्रोमोसोम्स डिफाइन करते हैं। और कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर्स में रहते हैं। 22 पेयर्स बिल्कुल सेम है। 44 जो क्रोमोसोम्स रहते हैं बिल्कुल सेम रहते हैं मेल और फीमेल में, उसे ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो एक पेयर रहता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो दोनों में अलग अलग होते हैं। इसमें XY होता है, इसमें XX होता है। तो कौन सा क्रोमोसोम मिसमैच है, क्वेश्चन में पूछा था कौन सा क्रोमोसोम मिसमैच है, तो 21 नंबर वाला तो सेम रहेगा, 18 नंबर वाला सेम रहेगा, 13 नंबर वाला सेम रहेगा। X क्रोमोसोम जो रहता है मिसमैच रहता है, इसमें XY रहता है, इसमें XX रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम्स DNA के बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोम्स DNA के बारे में पढ़ना है। और आपको ये भी पता रहना चाहिए जो DNA बनता है प्रोटीन से बनता है। DNA जो बनता है प्रोटीन से बनता है। ये छोटी छोटी बातें जो NCERT में दी है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते। द वर्ड वैक्सीन हैज बीन डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग। तो वर्ड वैक्सीन, जो आप वैक्सीनेशन का नाम सुने होंगे कि अभी कोरोना वायरस गया था तो सबको वैक्सीन लेना था, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, फेज 1 फेज 2 में आपने वैक्सीन ली होगी। तो वैक्सीन जो नाम आया है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। और वो लैटिन वर्ड कौन सा है, काऊ। काऊ का मतलब लैटिन वर्ड में होता है वैका। काऊ का मतलब लैटिन में क्या होता है, वैका होता है। तो ये जो वैक्सीन नाम है ये किसने बनाया है, एडवर्ड जीनर ने बनाया है। एडवर्ड जीनर ने ये वाला वर्ड बनाया है 18th सेंचुरी में। कब बनाया है, 18th सेंचुरी में बनाया है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने देखा कि जो मिल्कमेड रहते हैं उनके पास जो काऊ रहती है, काऊ पॉक्स होता है, तो काऊ पॉक्स से उन्होंने वैक्सीन बना दी और उसके बाद वो उसी तरीके से नाम चलता रहा। अब जो भी आप डिसीजेस के लिए वैक्सीन लेते हैं उसको वैक्सीन कहा जाता है, क्योंकि वो नाम वहीं से चलता आ रहा है 18 सेंचुरी से। तो वैक्सीन नाम कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड काऊ से लिया गया है। तो इस टॉपिक में आपको किस पर ध्यान देना है, जो डिसीजेस रहती है। देखिए जो डिसीजेस रहती है ये वाले टॉपिक में आपको किस पर फोकस करना है, जो बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है, फंगस से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी डिसीज होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है। उसके बाद बहुत सारी जो डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आपको वो वाले टॉपिक को फोकस करना रहेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू इमेज फॉर्मेशन बाय 2 आईज ऑफ अ पर्सन। अब देखिए आ गए फिजिक्स वाले टॉपिक में मिरर। इसके पहले मैंने 2 पेपर आपको और सॉल्व करवाए, उसमें भी मैंने बताया कि लेंस और मिरर वाला टॉपिक एग्जाम में आता ही आता है, उसको छोड़कर आपको जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको मान लेना है कि मिरर पूरे साइंस में मिरर वाला टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर अगर आपकी आई है, आई में यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके रिगार्डिंग आपको क्या ट्रू दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जैसे कैमरा होता है वैसे ही हमारी आई होती है। कैमरा के अंदर लेंस होता है, फोटो खींचते हैं, उसके बाद फोटो आप देख पाते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे आईज में लेंस होते हैं, वो लेंस में इमेज आती है और इमेज जो आती है वो इन्वर्टेड आती है। लेंस में जो इमेज आती है वो इन्वर्टेड आती है, उसके बाद वो इमेज जाती है रेटिना में, और रेटिना में हमें पूरी इमेज दिखाई देती है। रेटिना में मतलब इमेज फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो सिग्नल कहाँ भेजता है, ब्रेन में भेजता है, और हमें पता चलता है कि ये क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि आई के हिसाब से इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है उसके हिसाब से आपको कौन सी बातें सही दिख रही है। तो बोथ द आई सी एग्जैक्टली द सेम इमेज, गलत बात है। सेम इमेज तो देखती है लेकिन अलग अलग एंगल्स में देखती है। अगर हमें कोई बात को देखना है, ये आँख को आप बंद करके देखिए,
ये आँख को अगर आप बंद करके देखेंगे कुछ थोड़ा सा आपको फर्क लगाई दिखेगा, फिर ये आँख को बंद करके देखेंगे कुछ आपको फर्क दिखाई देगा। तो जो दोनों आईज है सेम इमेज नहीं देखती है, आपको याद रखना है अलग अलग एंगल्स में देखती है। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। वन आई सीज हाफ पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं, अगर आप एक आँख बंद करेंगे तो भी आपको पूरा दिखाई देगा, दूसरी आंख बंद करेंगे तो भी आपको पूरी इमेज दिखाई देगी, लेकिन अलग अलग एंगल से दिखाई देगी। तो ये वाला तो वैसे ही गलत है। बोथ द आईज कंबाइन द टू इमेजेस सीन बाय देम, दोनों आईज जो है आधा देखती है, ये आधा देखती है, फिर उसको कंबाइन करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। दोनों आईज दोनों इमेजेस पूरी पूरी देखती है, ये भी आईज पूरी इमेज देखती है, ये भी आईज पूरी इमेज देखती है, और कंबाइन नहीं करते, अलग अलग एंगल्स में देखा जाता है। तो ये भी गलत हो गया। ईच आई सी स्लाइटली डिफरेंट इमेज, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो आई वाला मिरर वाला टॉपिक आपको याद करके जाना है, उस पर ज्यादा फोकस आपको डालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बोला है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सही कर लेना है। क्वेश्चन को आपको सही कर लेना है, यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपको बताना रहेगा। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको कौन से टॉपिक पर फोकस करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर फोकस करना है। ये वाले टॉपिक में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फोकस करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होती है? एक पूरी रेंज होती है, वेव्स की पूरी रेंज होती है। रेडियो वेव्स होता है, उसके बाद इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं, उसके बाद गामा रेज होती है, विजिबल होती है, एक्स रेज होती है। ये सारी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो माइक्रोवेव्स है वो किन किन के वेवलेंथ के बीच में आता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हूँ तो यहाँ पर आती है आपकी रेडियो वेव्स, यहाँ पर आती है आपकी रेडियो वेव्स, यहाँ पर आती है माइक्रोवेव, यहाँ पर आती है इंफ्रारेड। तो कैसे याद रखना है? RMI, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल, फिर आता है आपका विजिबल, ठीक है। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद आती है एक्सरे, उसके बाद आती है गामा रेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, RMI VUXG, ऐसे आपको याद रखना है। तो यहां पर वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। इस तरफ पर वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। इस तरफ पर वेवलेंथ क्या होती है? कम। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है। और सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की। इस पूरी रेंज को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसमें सारी वेव्स आती है। तो यह आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अब क्वेश्चन में बोला है कि माइक्रोवेव्स किसके बीच में आता है, मैंने करेक्ट के बारे में आपसे पूछा है। तो माइक्रोवेव्स किसके किसके बीच में आ रहा है? आपको दिख रहा है रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड के बीच में आ रहा है। रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड के बीच में आ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जो था कि नॉट करेक्ट के बारे में बोलते, तो नॉट करेक्ट आपके ये तीनों हैं, तो तीन आंसर तो नहीं हो सकते। इसलिए आपने क्वेश्चन को चेंज कर लेना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट के बारे में आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड और रेडियो के बीच में आपकी माइक्रोवेव आती है। तो ये पूरी आपको रेंज पता रहना चाहिए, RMI VUXG, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए, इसका मतलब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक पर फोकस करना है कि एटम जो रहता है किसने बनाया है? डाल्टन ने बनाया है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन किसने बनाया है, न्यूट्रॉन किसने बनाया है, वो वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछा है कि हाइड्रोजन एटम का साइज क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर, ये साइज का मतलब क्या होता है? उसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। जो बीच में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू घूमते हैं। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार बताई है, तो आप वो वीडियोस देखिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस रहता है उसका उस साइज बन जाता है, वो उसका रेडियस बन जाता है, उसका साइज बन जाता है। तो हाइड्रोजन एटम का होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर ऑप्शन में 1 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया रहेगा तो भी सही है, 10⁻⁻10 मीटर दिया रहेगा तो भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट। अब फोर्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा फोर्स के बारे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है। अब देखिए, दो टाइप के फोर्स होते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कब आता है? जब लाइक पोल्स आते हैं। लाइक पोल्स यानी कि नॉर्थ के साथ नॉर्थ को लाएंगे तो वो रिपेल करेगा, साउथ के साथ साउथ को लाएंगे तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन अगर आप अनलाइक पोल्स लाते हैं
नॉर्थ के साथ अगर साउथ को लेकर आते या साउथ के साथ नॉर्थ को लेकर आते तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो पॉजिटिव फोर्स रहता है वो अट्रैक्टिव फोर्स में रहता है क्या, नहीं। जो अट्रैक्ट होते हैं अलग अलग चीजें अट्रैक्ट हो रही है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अनलाइक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। अनलाइक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं वो नेगेटिव फोर्स रहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स जो रहते हैं वो नेगेटिव फोर्स रहते हैं और जो रिपल्सिव फोर्स रहते हैं वो पॉजिटिव फोर्स रहते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि जब आप दो सेम साइन को लेकर आते तो पॉजिटिव फोर्स बनता है, और अगर आप माइनस प्लस लेकर आते या प्लस माइनस लेकर आते तो वो नेगेटिव फोर्स बनता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव होगा क्या, नहीं। नेगेटिव फोर्स रिपल्सिव होगा क्या, नहीं। पॉजिटिव फोर्स जो रहेंगे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं क्या, नहीं, बल्कि अट्रैक्टिव फोर्स जो रहता है वो नेगेटिव फोर्स रहता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या याद करना है, मैग्नेट। मैग्नेट वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। मैग्नेट वाला, फोर्स वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। कितने टाइप के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे फोर्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कैप्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना मे बी रियलाइज। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ना है, वहां पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी काम आ जाएगा। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। और जब आप उस इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन जब आप इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को बाहर से, मान लो ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या होने लगता है, पोलराइजेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आने लगते हैं। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इंसुलेटर में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हम बाहर से उसको धक्का दे रहे हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आने लगते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उस फिनोमिना को कहते हैं पोलराइजेशन। मैग्नेटाइजेशन तो मैग्नेट में होगा। आप देखिए, अगर आपको समझ ना आए एग्जाम में तो आप ऑप्शन को कट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल रहा है तो वो वहां पर मैग्नेटाइजेशन नहीं आएगा, वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो ये वाले को काट देना था। फोटो आयोनाइजेशन, फोटो जो होता है सनलाइट से रिलेटेड होता है। जहां पर फोटो दिखेगा वो सनलाइट से रिलेटेड रहता है, तो इसको भी आपको काट देना है। सर्कुलाइजेशन मतलब जो सर्कल बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आए सर्कल में ही आए, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागते हैं। जो नेगेटिव चार्ज रहता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है, उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच। अगर आप वाटर में क्या चीज को मिलाएंगे तो उसके पीएच में कोई फर्क नहीं आएगा। तो पहले हम पीएच स्केल के बारे में समझ लेते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल रहती है 0 से 14 तक। पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक। अगर 7 नंबर पे है इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल। 7 नंबर पे क्या होती है, वो न्यूट्रल होती है, ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है। अगर 7 से कम है इसका मतलब वो एसिडिक रहेगी, अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या रहेगी, बेसिक रहेगी। अब बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। वाटर जो रहता है उसका पीएच क्या रहता है, 7 रहता है। वाटर जो रहता है उसका पीएच क्या रहता है, 7 रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाटर में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि उसका पीएच पहले भी 7 था और बाद में भी 7 ही रहेगा। यानी कि वो पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी न्यूट्रल ही रहेगा। इसका मतलब हमें कोई न्यूट्रल को ही ऐड करना पड़ेगा। कोई न्यूट्रल को ही ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहने वाला है। तो अगर मैं NaHCO3 की बात करती हूँ, NaHCO3 क्या है आपका, बेकिंग सोडा। NaHCO3 आपका क्या है, बेकिंग सोडा। वो क्या होगा, बेस हो जाएगा। वो तो क्या होगा, बेस होगा, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। NH4Cl होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, इसको भी ऐड नहीं कर सकते, वो एसिडिक हो जाएगा। Na2CO3 ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। Na2CO3 आपका क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ये भी बेस होता है, तो इसको भी नहीं ऐड करेंगे। लेकिन जो NaCl होता है, NaCl यानी कि नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट उसे कहा जाता है, और यही क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
NaCl जो रहता है वो न्यूट्रल होता है, उसका pH 7 होता है। तो अगर आप NaCl को पानी में मिलाते हैं, नमक को जब आप पानी में मिलाते हैं तो वो न्यूट्रल ही रहता है, उसके pH में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग टू वाटर विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाटर में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एसिड बेस और सॉल्ट वाले टॉपिक को फोकस करना है। यहाँ पर आपको एसिड बेस और सॉल्ट वाले टॉपिक को फोकस करना है और पीएच के बारे में अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहा है स्कैटर बीम ऑफ लाइट। स्कैटर बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है टिंडल इफेक्ट। स्कैटर बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है टिंडल इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये वाले टॉपिक में आपको कोलॉइड के बारे में और सस्पेंशन के बारे में पढ़ के जाना है। ये वाले टॉपिक में आपको कोलॉइड और सस्पेंशन के बारे में पढ़ के जाना है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है अगर आप टॉर्च से लाइट देते हैं, अगर आप टॉर्च से लाइट किसी भी सॉल्यूशन से पास करा रहे, मान लो आपने पानी में नमक मिलाया, पानी में जब नमक मिलाएंगे उसमें टॉर्च से लाइट डालकर देखना, टॉर्च से लाइट आर पार नहीं होगी। टॉर्च से लाइट जो है उसका पाथ आपको नहीं दिखाई देगा। मान लो यहाँ पर आपके पास नमक का पानी है, नमक का पानी है, यहाँ से आपने क्या किया, टॉर्च दिया, यहाँ से आपने टॉर्च दिया, लेकिन इसकी लाइट यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर अगर नहीं दिखाई देती इसका मतलब उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कोलॉइड और सस्पेंशन का सॉल्यूशन लेते, कोलॉइड जो रहता है जैसे कि आपने 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर वाले पार्टिकल्स का कोई सॉल्यूशन लिया, या मैं सस्पेंशन का एग्जांपल दूं। सस्पेंशन का एग्जांपल, अगर आपने पानी में मिट्टी को मिलाया तो पानी में मिट्टी पूरी तरीके से मिलती नहीं है, जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है। तो जब आप उसमें से टॉर्च से लाइट पास कराते हैं तो आपको लाइट का पाथ आपको पूरा दिखाई देता है। इसका मतलब उसमें टिंडल इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वहां पर टिंडल इफेक्ट होता है। तो कोलॉइड और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, विल नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट आपको आर पार नहीं दिखाई देगी, किसमें नहीं होगा, यानी कि टिंडल इफेक्ट जिसमें नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। तो चॉक पाउडर जो रहता है वो किसके अंदर आता है, आपको याद रखना है, सस्पेंशन के अंदर आता है। चॉक पाउडर किसके अंदर आता है, सस्पेंशन के अंदर आता है। अगर आप पानी में चॉक को मिलाएंगे तो वो मिलता नहीं है, तो सस्पेंशन के अंदर आएगा, उसमें टिंडल इफेक्ट होगा, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा। मिल्क जो है वो कोलॉइड के अंदर आता है, मिल्क जो है कोलॉइड के अंदर आता है। इंक भी किसके अंदर आता है, कोलॉइड के अंदर आता है। तो ये तीनों में ब्लड भी जो है कोलॉइड के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें जो रहती है इसके अंदर टिंडल इफेक्ट होगा, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे। लेकिन जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट होता है, वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, वो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। वो क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाले टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटालिक जिंक। ठीक है, आपके पास जिंक है। अब मैं बात करती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज की। ये मान लो एक रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ऊपर वाला जो रहता है वो हाईएस्ट रिएक्टिव रहता है और नीचे वाला जो रहता है लीस्ट रिएक्टिव रहता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिंक से क्या रिड्यूस नहीं होगा। मान लो यहाँ पर है जिंक, रिएक्टिविटी सीरीज में मान लीजिए यहाँ पर है जिंक। अगर मैं कॉपर की बात करती हूँ तो कॉपर यहाँ पर आता है, कॉपर Cu2+ यानी कि कॉपर नीचे आता है। हाइड्रोजन H+ का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर आता है। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर और नीचे आती है, Ag यहाँ पर आता है। तो जिंक से ये तीनों नीचे है, तो जिंक ज्यादा पावरफुल हो गया और ये तीनों कम पावरफुल है, वीक है। तो जिंक क्या कर सकता है, इनको दबा सकता है। जिंक क्या कर सकता है, इनको उनकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है वो जिंक के ऊपर आता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो जिंक के ऊपर आता है, तो जिंक से ज्यादा पावरफुल है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को जिंक रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको इस टॉपिक में पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन। तो मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आजू बाजू चक्कर लगाते हैं, आजू बाजू क्या करते हैं, घूमते हैं।
प्रोटॉन जो रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो रहता है नेगेटिव चार्ज रहता है। अब इनकी डिस्कवरी किसने की है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है वाटरमेलन मॉडल से। ई गोल्डस्टीन की अगर बात करते हैं तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है, लेकिन प्रोटॉन को नाम नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्कवर्ड के बारे में बोला है, तो आंसर आएगा ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने अपना कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था, और जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी, लेकिन प्रोटॉन का नाम नहीं दिया था, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया है। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को नाम दिया है और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया है और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। यहाँ पर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दिया है, यहाँ पर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और CH3OH है। अब आपको बोल रहा है कि यहाँ पर कितना मोल बनेगा CH3OH का। CH3OH का कितना मोल बनेगा जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 लेंगे। चलो मैं आपको पहले लिखकर बताती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड है, 2H2 है, गिव्स CH3OH है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी है। तो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 1 मोल है। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 1 मोल है। हाइड्रोजन कितना है? 2 मोल है। और इसके बाद CH3OH यानी कि इथेनॉल जो है, वो मिथेनॉल या इथेनॉल आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये जो है वो भी अभी 1 मोल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 मोल कर दिया, अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 मोल कर दिया और हाइड्रोजन को भी 2 मोल कर दिया, तो ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? मिथेनॉल कितना बनेगा? तो देखिए, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ाया है। हाइड्रोजन तो पहले भी 2 मोल था और बाद में भी 2 मोल है। ये कैसे लेते हैं? पहले वाला कैसे लेते हैं? जो सामने पर रहता है वही लिया जाता है। तो हाइड्रोजन पहले भी 2 था और बाद में भी 2 है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिमिटिंग रीएजेंट, लिमिटिंग रीएजेंट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन को कम करने की कोशिश करता है या रिएक्शन को धीरे करने की कोशिश करता है, लिमिट कर देता है, किसी भी चीज को लिमिट कर देता है। तो इसकी वजह से ये भी पहले भी 2 मोल था, बाद में भी 2 मोल है, तो पहले 2 मोल में जो इथेनॉल बन रहा था वो 1 मोल बन रहा था, तो बाद के 2 मोल में भी जो इथेनॉल बनेगा वो 1 मोल बनेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? लिमिटिंग रीएजेंट पर डिपेंड करता है। और लिमिटिंग रीएजेंट कैसे पता लगाते हैं? जो चीज पहले भी सेम रहती है बाद में भी सेम रहती है, उसे लिमिटिंग रीएजेंट कहते हैं। तो 2 मोल पर पहले भी 1 मोल बन रहा था, बाद के 2 मोल पर भी क्या बनेगा? 1 मोल ही बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन थे आपके। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने पिछले 3 पेपर्स के PYQs को सॉल्व किया है। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर दी स्पेशल कंपोनेंट, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल बुक डिजाइन कर दी है, जहां पर आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs ऑफ आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, कंप्यूटर हम प्रोवाइड करें। चैप्टर वाइज MCQs हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है और एज पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न है। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे ई स्टोर पे जाके सोशल सिक्योरिटी एक्ट की कंपाइल्ड बुक और लेबर लॉ की कंपाइल्ड बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम के हर एक कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, जहां पर आप लोग हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को 10 फुल लेंथ टेस्ट फॉर APFC एग्जामिनेशन विद वीकली मेंटर टॉक सेशन और करंट अफेयर के भी आपको मंथली क्विज मिल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों की क्वालिटी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 85% ऑफ का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO85। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को लास्ट मोमेंट में इस एग्जाम के लिए रेडी करने में काफी हेल्प करने वाली है। आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।